permission, I'm recording this session, and it's 12 o'clock, so we can also start. So welcome everybody for today's session, and I would like to thank Mr. Saurabh Gupta and Shivani Gupta for giving their time for this session and agreeing to interact with the participants who are interested in CA, CS and accounting and finance field. I think आपका guidance इन लोगों को बहुत बहुत help करेगा आगे career pathway choose करने के लिए. And अगर मैं छोटा सा introduction दूं तो सौरभ गुप्ता एंड शिवानी गुप्ता दोनों सीए हैं. वो अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं और आप जैसे कई यंग लड़कियों को ट्रेनिंग भी देते हैं अपने ऑफिस में. एंड ये लोग आज आपके साथ आए हैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करने के लिए कि उन लोगों ने कैसे सीए बनने का डिसाइड किया, स्पेशली शिवानी जी. एंड वो आपको आगे सीए में, सीएस में, फाइनेंस फील्ड में कौन सी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे. सो आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर टाइम. सौरभ, ओवर टू यू. प्लीज टेक द स्टेज. थैंक्स अ लॉट पलक, एंड इट इज टोटली आवर प्लेजर कि आपने हमें इनवाइट किया और हम आप सबसे आज बात कर पा रहे हैं. तो बात हम आज करेंगे कि करियर के अंदर क्या क्या. मेरे को पता चला कि सभी जो भी हमारे साथ गर्ल्स हैं अवेलेबल, सबने 12th किया हुआ है, सब कॉमर्स फील्ड से हैं. तो हम कॉमर्स फील्ड के अंदर क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं जनरली काम करने के, या तो वो जॉब कर सकता है या अपना काम कर सकता है. अपने काम करने को कहते हैं कि प्रैक्टिस करना. तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मीन्स अपना काम करता हूँ. तो कॉमर्स की जब हम बात करते हैं, कॉमर्स फील्ड के अंदर बच्चों को जनरली देखा गया है कि कहते हैं कि नंबर साइंस वाले मार्क्स नहीं आए इसलिए कॉमर्स ले ली. कॉमर्स लेने के पीछे क्या उद्देश्य था वो क्लियर नहीं होता. या फिर कहेंगे कि कॉमर्स में तो कोई ऑप्शन नहीं है, बीकॉम कर लो, सीए कर लो, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर. या ये तो ज़्यादा जो बिजनेस क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं उनके लिए कॉमर्स अच्छी होती है, बाकी तो मतलब इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हम लेके चलते हैं. तो हम आज के सेशन के अंदर समझेंगे कि क्या क्या करियर ऑप्शंस बीकॉम के बच्चों के पास अवेलेबल होती है. और बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं और आपको पहचानना है कि क्या चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, क्या चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से मैं अपना करियर उस फील्ड के अंदर चूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो कॉमर्स के अंदर सबसे पहले, क्योंकि आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, आपने अकाउंट्स पढ़ा है, एक बिजनेस कैसे चलता है वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. या जब आप इस फील्ड के अंदर और पढ़ाइयाँ करेंगे और आगे पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं. सबसे पहला ऑप्शन तो अपना काम करने का है. अपना काम करने में क्या है कि आप साइंस के बच्चों के कंपैरिजन के अंदर अपना बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस के अंदर अकाउंट्स क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, असेट लायबिलिटी, ये चीज़ें आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं. तो अपना बिजनेस आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं. फिर आप मैनेजमेंट के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर, जब कोई बिजनेस के अंदर जो लोग चलाते हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, जो लोग उसको गाइड करते हैं, उन सर्विसेज में आप जा सकते हैं. आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकते हैं. गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में. एकेडमिक्स के अंदर बहुत सारी फील्ड है. आप टीचर, हेलो, टीचिंग लाइन. अस्सलाम वालेकुम सर. सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर ये 8 कदम है क्या? 8 कदम की मीटिंग है ना? यस, आप कौन बोल रहे हो? आपका स्क्रीन नेम अरमान दिखा रहा है. ओके, सॉरी टू इंटरप्ट. कंटिन्यू करते हैं. तो एकेडमिक्स के अंदर आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं. आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं सब्जेक्ट्स के अंदर. और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की लाइन के अंदर बहुत सारे और भी करियर ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. मेजरली जो करियर फील्ड्स तो बहुत सारी हैं. जो मेजर फील्ड्स हैं वो मैंने लिस्ट करी हैं यहाँ पर. अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या बैंकिंग जॉब्स के अंदर जाना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि मैं बैंक पीओ के एग्जाम के लिए अपीयर करूं, बैंक क्लर्क का एग्जाम होता है उसके लिए अपीयर करूं, एसएससी का एग्जाम है, आरबीआई ऑफिसर्स के एग्जाम्स हैं. तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते रहते हैं जिसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं और क्लियर करने के बाद सीधा गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं. बात करें जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो ऐसे सीए, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी,
CMA यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप एडवोकेट बन सकते हैं, एक्चुअल साइंस में जा सकते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जैसे इंश्योरेंस की लाइन है, म्यूचुअल फंड की लाइन है, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं आप। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसे मैंने बताया कि जैसे बिजनेस चलाना, तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। मार्केटिंग एक फील्ड है, बिजनेस को कैसे रन करते हैं उसके लिए ऑपरेशंस की फील्ड है। बिजनेस के अंदर कैसे कि सारे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा जाए, HR की फील्ड है उसके लिए। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप हर एक डिपार्टमेंट के अंदर MBA करके या BBA करके स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और आप एक बिजनेस मैनेजर की तरह किसी भी बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकते हैं। टीचिंग का तो आप लोगों को भी मालूम है और मैंने भी बताया भी कि आप स्कूल टीचर वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हैं, नर्सरी टीचर के लिए ट्राई कर सकते हैं। और कॉमर्स और आर्ट्स दोनों ही बच्चे, काफ़ी सारे डिप्लोमा है लैंग्वेज के अंदर या टूर एंड ट्रेवलिज्म, ट्रेवल में या जर्नलिज्म में, मास मीडिया कम्युनिकेशन में, ये सारे फील्ड्स भी कॉमर्स के बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। तो हम बात शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जैसे मैंने बताया बैंक PO का एग्जाम होता है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको सीधा गवर्नमेंट जॉब एज अ मैनेजर लेवल पे बैंक के अंदर आपको जॉब मिल जाती है। सिमिलरली जैसे मैंने बताया बैंक क्लर्क का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, RBI ऑफिसर के एग्जाम्स है, और इस तरह के आप मार्केट के अंदर देखेंगे तो फॉर्म्स गवर्नमेंट जॉब्स के आते रहते हैं। तो यू कैन ट्राई फॉर दोज एग्जाम्स। इन एग्जाम्स के अंदर तैयारी कैसे करें, तो इनका एक कोर्स करिकुलम होता है कि अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे और आपकी इंग्लिश चेक करेंगे और 2-3 सब्जेक्ट जनरली और रहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी उस एग्जाम की। तो जो बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो बच्चे क्लियर करते हैं। जैसे 900 किसी पोजीशन के लिए 900 जॉब्स अवेलेबल हैं, कहीं पे 2000 जॉब अवेलेबल है, कहीं पे 5000 अवेलेबल हैं। तो जो 2-5 हजार बच्चे जो सबसे ऊपर रहेंगे वो लोग क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जिससे कि आप एक तरह से आप उसको एंट्रेंस एग्जाम की तरह समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होता, फिर मेन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम के अंदर अगर आप मेरिट लाएंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे कि आपने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, रिटन टेस्ट आपने क्लियर कर लिया है। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाएंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, आपको एक करंट टॉपिक्स या ऐसा कुछ टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन आप लोग करेंगे, और उसके अंदर जो बच्चे ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, ज़्यादा अच्छे से अपनी बात रखेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इंटरव्यू आपका, जो बच्चे इंटरव्यू क्लियर करेंगे उनको फिर फाइनली वो लोग जॉब के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सीधा सीधा। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं मेजरली इस तरह का ही उनका पैटर्न रहता है। कई किसी किसी एग्जाम के अंदर इंटरव्यू नहीं है या किसी के अंदर प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं है, बट मोर और लेस सबका तरीका, एंट्रेंस का तरीका सब में लगभग सेम रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है। इसके अंदर जैसे इंग्लिश आपकी चेक करी जाती है, रीजनिंग एबिलिटी चेक करी जाती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करी जाती है। इसके लिए मार्केट के अंदर बुक्स मिल जाती हैं, तो वो आप पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर अपनी स्पीड बनानी होती है बेसिकली, कि आपको टॉपिक तो आता ही हो। तो टाइम मिलता है कम, जैसे 60 मिनट्स के अंदर आपको जो है 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। तो यू शुड बी एबल टू डू इट वेरी फास्ट। तो विद द प्रैक्टिस यू कैन गेन दिस काइंड ऑफ नॉलेज, जिससे कि आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका चेक करेंगे, आपकी इकोनॉमिक्स वगैरह में कितनी अच्छी पकड़ है, कितना आप डाटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ये चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है इस तरह के एग्जाम्स के अंदर। बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा बुक्स के लिए आपको तैयारी करनी है, या कोई बच्चे चाहें तो क्लासेस भी ले सकते हैं, इसकी प्राइवेट क्लासेस मिल जाती हैं मार्केट में। तो 600 रुपये का केवल फॉर्म है, और अगर कोई SC ST क्लास है तो केवल 100 रुपये का फॉर्म है। और आप ये अगर ये सारे स्टेजेस जैसे मैंने बताया आपको ये क्लियर कर लेते हैं तो सीधा स्टार्टिंग जॉब जो है 23,000 के से लेके 42,000 के बीच में जॉब लग जाती है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप तैयारी करें। हाँ, बैंकिंग के एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बहुत सारी जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट हैं सब एग्जाम मोड से ही गवर्नमेंट फिल करती है। तो आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं। मैंने देखा है कि 90-95% बच्चे जो है ना हाफ हार्टेडली, मतलब अधूरे मन से इस तरह के एग्जाम को अपीयर करते हैं। तो वो ठीक नहीं है। आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करें, और अगर ये आपका निकल जाता है तो इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन, आप की सीधा सीधा गवर्नमेंट जॉब लग जाती है इसके अंदर। और जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस की लाइन में आप जा सकते हैं, इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं LIC के साथ, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं।
इसके अंदर कोई खास आपको एक हमारी इंश्योरेंस इंडिया के अंदर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है आराम से, उसके बाद वो इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। सिमिलरली 12th के बाद म्यूचुअल फंड की लाइन के अंदर एग्ज़ाम होता है जो कि एमफी कंडक्ट करती है, NISM कहते हैं उस एग्ज़ाम को। तो उसके बाद आप म्यूचुअल फंड एजेंट बनने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर कोई शेयर ब्रोकर बनना चाहता है, स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता है, तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जिसको कि कहते हैं NCFM। तो ये सारी फील्ड्स फाइनेंशियल लाइन के अंदर अगर आप एडवाइस करना चाहते हैं लोगों को कि किस तरह के इंश्योरेंस लें, किस तरह के म्यूचुअल फंड खरीदें, कौन से स्टॉक्स खरीदें, तो सीधा सीधा इन चीज़ों से एंट्री मिल जाती है उन लाइनों के अंदर। और फिर आगे आप जैसे जैसे अपना काम करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो बहुत सारे एवेन्यूज, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एजेंट बन के रह जाएंगे, आप एग्रीगेटर बन सकते हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनी बना सकते हैं इन चीज़ों की अपनी। आज की डेट में जैसे एक कंपनी है policybazaar.com, तो इंश्योरेंस के नाम से लोग policybazaar.com की बात करते हैं। तो policybazaar.com के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन्हीं स्टेप से शुरू किया था। तो ये एक इजी एंट्री वाले ऑप्शंस हैं, बट इसके अंदर आपको मेहनत बहुत करनी है आगे, जिससे कि आप करियर में अच्छा कर पाए। बट करियर ऑप्शन सीधा सीधा आपके पास अवेलेबल हो जाता है। कॉमर्स के बच्चों के लिए जो 2-3 कोर्स, जो कि आप जैसे ही कोई 12th के लिए 11th के अंदर कॉमर्स जब चूज करते हो, दिमाग में आता है कि कॉमर्स करिए तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे सोचते हैं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे। तो दीज आर दी एलीट कोर्सेज विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो अगर आप हार्ड वर्क के लिए रेडी हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसी डिग्रीज के लिए परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, लगभग मैं सीए के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन लगभग तीनों में सेम सा ही तरीका है एंट्री गेन करने का। तो इसके अंदर सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, जो कि 12th के बाद आप अपीयर हो सकते हैं। तो 12th के बाद अगर मार्च के अंदर आपने 12th के एग्जाम अपीयर करे हैं और फॉर्म भर दिया है, तो नवंबर में आपको अटेम्प्ट मिल जाता है एंट्रेंस एग्जाम का। तो फाउंडेशन कोर्स जिसको कहते हैं, वो क्लियर करने के बाद फिर आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, जो कि इंटरमीडिएट लेवल है। इंटरमीडिएट लेवल के अंदर 4 पेपर होते हैं फाउंडेशन में, और इंटरमीडिएट में होते हैं 6 पेपर, 3 एक ग्रुप में, 3 एक ग्रुप में। तो उसको जब आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं तो उसके 1 साल बाद आपको इंटर के अंदर एग्जाम देने का मौका मिलता है। और इसके अंदर बहुत ही एक अच्छी बात है कि कई बच्चे जो है पूरी सीए नहीं कर पाते। तो आज की डेट में सीए इंस्टीट्यूट ने एक तरीका बताया है, एक प्रोसेस, एक उन्होंने नई चीज़ निकाली है कि अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो जाता है और उसके बाद कुछ सीए इंस्टीट्यूट कुछ ट्रेनिंग देता है, अगर वो आप ट्रेनिंग्स वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो सीए इंस्टीट्यूट आपको एक डिग्री दे देता है जिसको कहते हैं अकाउंटिंग टेक्नीशियन। तो आप अगर मिडवे भी सीए छूट जाती है तो आप अकाउंटिंग टेक्नीशियन बन सकते हैं, और एज ए अकाउंटेंट कंपनीज के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, या अपना काम भी अकाउंटेंसी की फील्ड में कई लोग करते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो आपको फिर सीए, जैसे सीए इंटर कहूँगा इसको, सीए इंटर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको सीए के साथ सीए के अंडर ट्रेनिंग करनी होती है 3 साल की। जब ट्रेनिंग आपकी खत्म होने लगेगी, 2.5 साल हो जाएंगे ट्रेनिंग को, तो आप सीए फाइनल के पेपर के लिए अपीयर होंगे। तो सीए फाइनल का पेपर जो है टफेस्ट कोर्स माना जाता है आज की डेट में। क्या क्वेश्चन है, मैं समझा नहीं आपका फाउंडेशन का। I think, Saurabh, we can take questions in the end. Okay. I'm noting down all the questions that are coming in the chat. ठीक है। तो 4-5 साल के अंदर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर करते जा रहे हैं तो सीए आप डेफिनेटली बन सकते हैं। इस पूरे कोर्स की फीस 1 लाख रुपए से कम है। सारा कुछ सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्टडी करेंगे, उसके बेसिस पे आप क्लियर कर सकते हैं। कोचिंग आप लेना चाहें ले सकते हैं, वो ऑप्शनल है। प्राइवेट कोचिंग्स अवेलेबल है, और सीए इंस्टीट्यूट का भी ऑफिस है दिल्ली में, गुड़गांव में, वहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट की भी कोचिंग होती है जो कि काफ़ी कम प्राइस पे होती है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा बेसिकली एक सीए होता क्या है, कि सीए का जो साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अभी प्रधानमंत्री जी का 2017 का स्टेटमेंट है, जो एक सीए इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम था, वहाँ पर वो आए थे। उन्होंने कहा कि आपका जो सिग्नेचर है वो प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, और गवर्नमेंट जिस चीज़ पे आप साइन कर देते हो, गवर्नमेंट उस अकाउंट्स के ऊपर विश्वास करती है। तो दिस इज द काइंड ऑफ पावर विच यू गेन बाय अटेनिंग द सीए डिग्री। तो सीए का काम होता है कि वो टैक्स ऑडिट कर सकता है, फॉरेंसिक ऑडिट कर सकता है, कंपनीज की ऑडिट कर सकता है, आरबीआई की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ सब चीज़ों में सीए के ऑडिट या सीए के सिग्नेचर की वैलिडिटी होती है। तो अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आप ये सब अपनी सिग्नेचर पावर को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज की बात करो, टाटा बिरला जैसे हम समझते हैं, इस तरह की जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हमेशा जो नए बच्चे सीए करके निकलते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी कि हमें इस तरह के बच्चे अपनी कंपनी के लिए मिल जाएं, जो कि हमारा फाइनेंस, अकाउंट, सब चीज़ें हैंडल करें, और धीरे धीरे आप बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स लोग हैं जिन्होंने सीए करा हुआ है। आरबीआई की पोजीशन के अंदर लोग सीनियर पोजीशंस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग, कंपनी सेक्रेटरी या सीएम में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, वो लोग उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो बहुत ही एक अच्छा है कि आप इस तरह के कोर्स, जो कि प्रोफेशनल कोर्स है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है अगर आप इन चीज़ों की तैयारी करते हैं तो। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा आपको, आपका जो सारा फोकस है वो आपके सारा जो दारोमदार है वो आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, पेपर में अच्छा लिखेंगे, तो आप क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर आपके पास, मैंने जैसे बताया कि पूरा कोर्स 1 लाख रुपए से कम में हो जाता है, तो फीस का भी इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे हैं, दिस इज ऑफ ईयर 2013। सीए प्रेरणा जयकुमार, ये एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी हैं, और इन्होंने सीए जब क्लियर किया तो इनकी रैंक 1 आई, नेशनल टॉपर शी वाज इन 2013। सो आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इट डजंट मैटर इन सीए। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोफेशनल डिग्री इट इज कि आप इसको अचीव कर सकते हैं अपनी केवल अपनी मेहनत से। इसके अंदर आपकी मेहनत कितनी है, आपका कमिटमेंट कितना है, ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा और कोई चीज़ के बीच में नहीं है, आपके और डिग्री के बीच में। सीए, जैसे सीए के अंदर ज़्यादा फोकस रहता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स पे। अगर आपका मैथ्स के अंदर अच्छा आपका इंटरेस्ट है तो सीए, और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपने गेन किए हैं, तो आप इस तरह के कोर्सेज के लिए कोशिश कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स है, वहाँ पर हम लोग बात करते हैं जहाँ पे लॉ के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। कंपनी के अंदर काफ़ी सारे इस तरह के काम होते हैं जहाँ पे कि कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ होता है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, तो वो सब कंप्लायंस करना पड़ता है। जितने भी सारे लॉ होते हैं वो सब कंप्लायंस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने जितने भी लॉ बनाए हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी इज द मेन पर्सन हु विल अंडरस्टैंड, हु विल गाइड द कंपनी ऑन ऑल दोज एरियाज। और जो सीएमए होता है, वो कंपनी की कॉस्ट को कम करने के लिए, खासकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी उसको कम करने के लिए उसको गाइड करता है, और सिमिलरली उसको अकाउंट्स और सब चीज़ों में सपोर्ट करता है। तो ये 3 कोर्सेज हैं, दीज आर कॉल्ड द 3 मदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशन ऑफ कॉमर्स। तो गवर्नमेंट से रेगुलेट होती हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा कोर्स है एक्चुरियल साइंस। तो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस का जैसे बता देंगे ये पॉलिसी इतने में मिलती है और इससे इतने पैसे मिल जाएंगे, हम इतना पैसा देंगे तो इतने पैसे बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ों के पीछे बहुत सारी मैथमेटिक्स होती है। तो ये सब काम होता है एक्चुरियल का, इस तरह के प्रोडक्ट बनाना, इस तरह के स्टैटिस्टिक्स निकालना, इस तरह के मॉडल बनाना। एक्चुरियल साइंस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द डिफिकल्ट कोर्स अक्रॉस द ग्लोब, बट इट इज ऑल्सो हाईली रेम्यूनरेटिव। इसके लिए तैयारी आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करते जाएंगे तो आप एक्चुअल साइंस का कोर्स कर सकते हैं। बट इसमें जो नौकरी की पोजीशंस हैं वो मुंबई में ज़्यादा हैं, कंपैरेटिवली दिल्ली में कम है। अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर भी इस तरह की ओपनिंग्स आती जा रही हैं। बाकी अगर अपना काम करना चाहें एक्चुअल साइंस करने के बाद, वो चीज़ें भी पॉसिबल हैं, जैसे कि सीए, सीएस या सीएम में पॉसिबिलिटी है। आगे हम मूव करते हैं। कॉमर्स करने के बाद आप एडवोकेट भी बन सकते हैं, वकील तो सबको ही समझते ही होंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको कि CLAT कहते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उस टेस्ट का भी अपना करिकुलम है,
उसकी आप तैयारी करिए तो आप एंट्रेंस टेस्ट निकाल सकते हैं लॉ का। और 5 साल का कोर्स रहता है ये। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जितनी भी हमारी और जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, सभी ये वाला एडवोकेसी का कोर्स ऑफर करती हैं। और आज की डेट में बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो एडवोकेट बन रही हैं। और एडवोकेट बनने के बाद LLB होता है, जो कि पहले आप सिर्फ इट इज़ अ ग्रेजुएशन कोर्स, फिर आप लॉ के अंदर और फील्ड में आगे जा सकते हैं, LLM कर सकते हैं, उसको मास्टर्स कोर्स कहते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन है कि आप कौन से लॉ के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। कोई क्रिमिनल लॉ करना चाहता है, कोई सिविल लॉ करना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट लॉ करना चाहता है। बहुत बहुत सारे, जिस तरह से बाहर की कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, तो ये सब जितना भी लिटिगेशन वगैरह ये सब हमारी कंट्री में बढ़ रहा है। तो ऑप्शन जो है करियर के अंदर और जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं। सोसाइटी में आपका रिकग्निशन है कि कोई आपका नाम लेगा तो पहले वकील साहिबा पहले कहेगा, आपका नाम बाद में लेगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू विल गेन फ्रॉम द सोसाइटी बाय डूइंग दिस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक CA, CS या फिर LLB। और सारे बच्चे जो हैं इस तरह की प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए ऑप्ट नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं या जो भी है। तो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर खासकर आज की डेट के अंदर बहुत सारे कोर्सेज गवर्नमेंट भी लेके आई है। जैसे रिटेल के अंदर अगर आप किसी आउटलेट में या किसी कंपनीज, रिटेल कंपनीज में काम करना चाहते हैं तो रिटेल सर्विसेज के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, डिप्लोमा कोर्स दिया जाता है। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें सबसे नीचे आप देखिए एक सोर्स लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट में सारे कोर्सेज के बारे में बताया गया है। तो ये वाली जो PPT है ये मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वसुंधरा जी से या फलक जी से ये PPT लेके इन वेबसाइट्स को देख सकते हैं कि किस तरह के कोर्सेज और अवेलेबल हैं। अगर आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं कंपनी के अंदर, किस तरह से लोन मिले, किस तरह से कंपनी को पैसा मिले, इन सब चीज़ों के लिए आप कंपनी को गाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग, जब से कोरोना हुआ है तो डिजिटल के ऊपर बहुत सारा फोकस है, तो गवर्नमेंट भी कोर्स लेके आई है इसके ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट कैसे बनाई जाए, डाटा एनालिटिक्स, बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, इनको कैसे समझा जाए। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट सिखा रही है बच्चों को और बहुत सारी नौकरी की संभावनाएं हैं इसके अंदर। 1-1, 2-2 साल के कोर्सेज हैं, फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये कोर्सेज आप कर सकते हैं और सीधा सीधा इस फील्ड के अंदर अपना नाम बना सकते हैं। स्पोर्ट्स की भी, स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं रह गया है, वो भी डिजिटलाइज होता जा रहा है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सभी लोग विवेक जी को जानते होंगे, तो आई थिंक ही इज द एक्सपर्ट टू डेलिब्रेट मोर ऑन दिस सब्जेक्ट। तो इट इज अगेन अ करियर ऑप्शन टुडे। स्पोर्ट्स फिटनेस और योगा टीचर आप बन सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। और भी बहुत सारी डेप्थ है इन सब चीज़ों के अंदर। हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज गवर्नमेंट ने निकाले हैं। ये हमने बात करी, जो कोर्सेज दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। सिमिलरली इग्नू जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी कॉमर्स के बच्चों के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स है जो कि टूर एंड ट्रैवल लाइन से बहुत ही अच्छा मेल खाता है। अगर जैसे बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो जिन लोगों ने ये कोर्स करा है वो इन बड़े बड़े इवेंट्स को कंडक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई बहुत बड़ा, कोई मान लीजिए किसी चीज़ का इनॉग्रेशन होना है, कोई बाहर से कोई हमारी कंट्री में आया है उसका वेलकम होना है, ये सब चीज़ें इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। वेडिंग प्लानिंग भी इज ऑल्सो इवेंट मैनेजमेंट, तो इसके लिए डिप्लोमा अवेलेबल है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट ने डिप्लोमा निकाला है। और बहुत इट इज इटसेल्फ नाउअडेज इट्स अ करियर। और इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग, फॉरेन लैंग्वेज स्पीकिंग, ये अपने आप में बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, तो जितना भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वर्ल्ड के साथ, मेनली फ्रेंच में ज़्यादा होता है। तो फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं और कोई भी बिजनेसमैन या गवर्नमेंट बाहर के लोगों से बात करना चाहती है तो आप उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर। और इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं इस फील्ड के अंदर। टूरिज्म के अंदर जैसे मैंने बताया, टूर एंड ट्रैवल के अंदर और टूरिज्म स्टडीज़ के अंदर अभी एक मूवीज़ वगैरह में भी आजकल प्रमोट किया जा रहा है इन चीज़ों को। जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको कैसे उनके बारे में बताया जाए टूरिस्ट को, तो ये सब टूरिज्म स्टडीज़ में आप सीखते हैं। और ट्रैवल एजेंट बनने के भी कोर्सेज हैं।
सिमिलरली जो बीपीओज हैं उनमें जाने के लिए, फाइनेंस अकाउंट्स की फील्ड में जाने के लिए डिप्लोमास अवेलेबल हैं। ये इग्नो का भी मैंने यहाँ पे आपको सोर्स दिया है। सिमिलरली एक और इंस्टीट्यूशन है अपने दिल्ली के अंदर ही, भारतीय विद्या भवन नाम से, वहाँ पे भी इस तरह के जितने भी मैंने कोर्सेज बताए, जो कि डिप्लोमास बताए, जो कि इग्नो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आप अपनी बीकॉम के साथ साथ कर सकते हैं। तो 12th करने के बाद आप सबसे पहले तो कोशिश करिए कि बीकॉम तो आपको करनी ही है, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, या फिर और जो कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, बीबीई, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन मिलना भी इतना आसान नहीं है आज की डेट में। बट आप कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज के साथ आपको प्रोफेशनल कोर्सेज या कुछ डिप्लोमा कोर्सेज करेंगे तो आपके करियर ऑप्शंस जो हैं सीधा ही डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो मैं ये आप लोगों को यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए, ये मेरी कोशिश थी कि क्या फील्ड्स अवेलेबल हैं सारी। तो अगर आपको डिटेल में कुछ जानना है इसके बारे में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या वसुंधरा जी और फलक जी आपके साथ हैं ही हमेशा, तो दे विल गाइड यू, आप किसी भी फील्ड को ऑप्ट करना चाहें तो। इसके साथ मैं अपना डेलिब्रेशन यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, Saurabh, for such an informative session. I'm sure participants के पास बहुत सारे सवाल होंगे. Yes. So Vasundhara, I think we'll first get Shivani to share her story before we move on to the question and answer round. Yeah. Okay. So आप लोगों के जितने भी questions हैं, please आप लोग note down करके रखें. We'll first interact with Shivani and then we'll move on to your questions, जो हम request करेंगे कि सौरभ और शिवानी दोनों share करें सबके साथ. So Shivani, over to you. If you can just start by sharing a little bit about yourself और you know आपकी क्या journey रही है पढ़ाई को लेके, and आप whatever your story is, and you know achieve all these different level of successes. So please share your story with everyone. थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नाज फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें आपसे मिलने का ये सुनहरा मौका दिया। आई होप मैं सब आप मुझे सुन पा रहे हैं। Yes, can hear you. ओके, मैं शिवानी गुप्ता आज आप सबको अपनी सीए की जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इस पूरी जर्नी में जो भी मैंने फेस किया, जो भी दिक्कत फेस की मैंने, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप जानते हैं जब आप पैदा होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आप लड़की हो या लड़के हो। धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग हमें बताते हैं कि आप लड़की हो और आपकी जिंदगी केवल घर तक ही सीमित है। और हम धीरे धीरे अपने आप को भी उसी सांचे में ढालते जाते हैं। स्कूल में टीचर देखते हैं तो लगता है कि टीचर बनेंगे बड़े होकर। किसी बैंक में लेडी मैनेजर देखी तो लगता है कि बैंक मैनेजर बनेंगे। टीवी पे एयर होस्टेस देखी तो डिसाइड किया एयर होस्टेस ही बनना है। पर असलियत ये है कि जब बड़े हुए तो ना टीचर बन पाए, ना बैंक मैनेजर और ना ही एयर होस्टेस। घर वालों ने शादी कर दी और हम एक पति की पत्नी बनकर रह जाते हैं। हर एक लड़की की तरह मुझे भी यही ट्रेनिंग मिली थी कि मुझे अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बहू और अच्छी बेटी कैसे बनना है। पर मुझे कुछ और भी बनना था, नाम कमाना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ लड़कियों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हिट एंड ट्रायल करने के। जो करना है एक बार में डिसाइड करो या और एक बार में ही करो। 12th तक मेरे पास भी हिंदी मीडियम था और जब मैंने 12th की तब मेरे ट्यूशन सर ने मुझे बोला कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं। मेरे 83% मार्क्स सिक्योर किए थे मैंने 12th में। तो मेरे ट्यूशन सर ने मुझे बोला, शिवानी तुम सीए करो, यू हैव अ गुड माइंड एंड यू कैन डू इट। बट एक प्रॉब्लम थी कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम हिंदी मीडियम में अब तक थे, अब तुम इंग्लिश मीडियम में जाओ, क्योंकि अब तुम्हें सीए करनी है और इंग्लिश में ही करनी है। बट क्योंकि मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से थी जिन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए ही करनी है। बट हूँ तो एक लड़की। घर के बुजुर्गों ने पापा से कहा क्या करना है इसको पढ़ा लिखा कर, घर पर बैठाओ और घर ज़्यादा पढ़ेगी तो सिर पे नाचेगी इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वाओ
और इसको सिलाई बुनाई का कोर्स कराओ। लेकिन मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे पढ़ना है और कुछ बनना है। तो ठीक है, घर में डिसाइड हुआ कि आप सीए करो, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तब मेरे फादर को मैंने कन्विंस किया कि पापा मुझे आपको मुझे सपोर्ट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। वो कहते हैं ना कि अगर आप कोशिश करो तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है, और ये बात सच है। मुझे लग रहा था कि मेरी कायनात के सितारे शायद जुड़ जाएंगे। पापा रोज मुझे सुबह उठकर 6 बजे क्लास के लिए ले जाते थे। उसके बाद मैं रेगुलर कॉलेज भी जाती थी। रेगुलर कॉलेज और हमारा डेली बैच एक साथ चलता था सीए का। तो क्लासेस भी क्लैश होती थी बीच बीच में। तो मेरी फ्रेंड्स ने उस टाइम मेरा बहुत साथ दिया। कॉलेज के लेक्चर्स के टाइम क्लैश होते थे तो मैं अपनी फ्रेंड से उनके नोट्स मांगती, कभी उनको बोलती कि मेरी प्रॉक्सी लगा दो, कभी उनके सारे लेक्चर्स के रिकैप लेती, और इस तरह लड़ते झगड़ते मेरी सीए फाउंडेशन सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गई। इसके बाद मुझे करनी थी सीए फर्म के अंदर ट्रेनिंग। तो पापा ने कहा कि भाई सीए फर्म में अगर ट्रेनिंग करनी है तो किसी जानकारी में ही कराएंगे। और जानकारी में करने के बाद ही मुझे पता लगा कि जानकारी का फायदा कुछ ज़्यादा मुझे मिला नहीं। जिस लड़की ने और उसके घर वालों ने आज तक कभी कोई ऑफिस कल्चर देखा ही नहीं, तो उसको कोई आइडिया नहीं था कि ऑफिस में कैसे आपको रहना होता है। मेरे सर मुझे बहुत डांटते थे, मुझे बहुत लेक्चर भी सुनाते थे, और मुझे बहुत बुरा भी लगता था उस टाइम। लेकिन आज सोचती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे ना डांटा होता तो मैं कभी आगे ना बढ़ पाती। फिर आया मेरा सीए फाइनल का एग्जाम। मैं बहुत नर्वस थी उस टाइम पे। तभी एक रिश्ता आया नवंबर में रिश्ता आया, और मेरे एग्जाम्स मई में थे। तो वो लड़का सीए था और सेटल था गाजियाबाद में। तो घर वाले सब एग्री थे उसके लिए। तो मुझसे पूछा गया कि तुम एग्री हो? तो मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट एट ऑल एग्री, आई एम नॉट एट ऑल रेडी। तो घर वालों ने कहा क्यों, शादी नहीं करोगी क्या? तो मैंने कहा कि मुझे एक बार एग्जाम देने दो, मेरे मई में एग्जाम्स हैं, उसके बाद आपको जो करना है आप करो। तो फिर घर वालों ने कहा ठीक है, आपके पास मई तक का टाइम है, आपको मई में ही जो करना है आप मई में ही कर लो, उसके बाद हम लड़का ढूंढेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। मैंने अपनी पूरी लगन से प्रिपरेशन शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो मुझे मई तक एग्जाम क्लियर करना ही है। पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन पढ़ती थी। कोई शादी, कोई पार्टी, कोई कहीं आना जाना सब बंद। आपको पता है एक माँ जो होती है वो ऊपर से तो जितने सख्त होती है वो अंदर अंदर से उतनी ही सॉफ्ट होती है। सारा दिन ध्यान रखती थी क्या कर रही है। बस हम भी पढ़ाई में लगे रहे, और फाइनली मेरे सीए के एग्जाम स्टार्ट हो गए। फर्स्ट एग्जाम हुआ बहुत ही खराब, बहुत गंदा एग्जाम हुआ। आईटी का था, आई थिंक इनकम टैक्स का। और मैं बहुत परेशान होकर घर आई कि मैं आगे एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा ये वाला एग्जाम बहुत खराब हुआ है। मम्मी ने मुझे डांट कर कहा कोई बात नहीं, खराब हुआ है तो खराब सही, तुम आगे पढ़ो, तो आगे के एग्जाम्स देखा जाएगा, तुम पढ़ो। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे एग्जाम्स दिए। सीए का रिजल्ट आया और मेरी सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सीए बन गई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही यादगार दिन है, और जो मैं अपने ऊपर यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं सीए बन गई हूँ। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि आप सीए बन जाते हो तो आपका स्ट्रगल खत्म हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रगल तो हमेशा साथ ही रहता है, सीए बनने से पहले भी और बाद में भी। मेरी सीए क्लियर हुई और मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी बच रही थी, तो मैंने अपनी सीए फॉर्म चेंज कर ली और मैंने दूसरी फॉर्म में ट्रेनिंग स्टार्ट की। तभी सौरभ का रिश्ता आया और हमारी शादी हो गई। और उसके बाद शादी के साथ साथ ही मुझे सीए की डिग्री भी मिल गई। शादी के बाद मेरी फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुई एज अ सीए। जॉब चल रही थी, अच्छी चल रही थी, बट सीए के साथ साथ मैं वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही थी। सीए के साथ घर की एक वर्किंग जो वुमेन होती है उसके साथ सबसे ज्यादा चैलेंज यही होता है कि आप घर को और बाहर को कैसे मैनेज करो।
ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस हम यही सोच सोच के आगे गाड़ी निकाले जा रहे थे। सीए करने से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बिल्ड हो जाते हैं, और बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करने से शुरू से ही मुझे मन में था कि मुझे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो मैंने इंस्टीट्यूट से लाइसेंस लेकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। शुरू शुरू में मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है, अकेले बैठना, अकेले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो यही रहता है कि एक सीए मतलब एक मेल सीए। बट मैं लगी रही, और 4 साल बाद सौरभ ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, और आज हम अपनी खुद की प्रैक्टिस चला रहे हैं, और हमें 9 साल हो चुके हैं। और आज हमें ये लगता है कि हम एक कैरियर में सेटल्ड हैं और सोसाइटी में कुछ जगह बना चुके हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सपने देखिए और उनको हासिल करने की जी तोड़ मेहनत कीजिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स किसी के खराब नहीं होते, बस वो थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, स्पेशली गर्ल्स को लेकर। और बस हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। इसके साथ साथ मैं एक कविता कहना चाहूँगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से मुझको तुम कब तक रोकोगे, तुम कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। ताने के भी शोर में रह रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और एक लास्ट पंक्ति है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रची स्वयं, अब मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भिट्टी में मुझको जब जब भी झोंकोगे, तब तब सोना बनकर उभरूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Oh my, that was so inspiring, Shivani. Thank you so much. Oh my God, I am. प्रयास था बस। आप बहुत सुंदर लिखती हैं और बहुत ही सुंदर बोलती हैं। आई थिंक आप बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। पता नहीं आपने अपने इस टैलेंट को पहचाना कि नहीं, बट आपने जिस तरह पूरा अपना जर्नी समझाया है और ओपनली शेयर किया, आई थिंक हमारी लड़कियां ही नहीं, हम लोग भी काफी मोटिवेट हो गए हैं आपको, आपकी सारी बातें सुन के, आपके सारे स्ट्रगल सुन के। एंड यू हैव रीच्ड एट द टॉप, अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू की है, एंड वेयर सौरभ सर हैज एक्चुअली जॉइंड यू, सो ग्रेट टू हियर। बहुत ही बढ़िया शिवानी, एंड ऑल द बेस्ट। और बहुत ही मतलब कोई शब्द नहीं है हमारे पास, हम इतना अच्छा लिख भी नहीं सकते जितना सुंदर आप लिखती हैं। नहीं, मैंने नहीं लिखा है ये। और being part No, of but you are a fantastic storyteller. I mean, I completely agree with you. I don't know उन्होंने ये टैलेंट खुद का पहचाना है कि नहीं, but I'm so happy कि ये पहली बार में अग्री हो गई हमारे साथ आके उनकी स्टोरी शेयर करने के लिए। और हम आपको बार बार बुलाएंगे, नए पार्टिसिपेंट्स के साथ बात करने के। आपने इतना सुंदर बोला तो अब तो आपको और लड़कियों को भी और हम सबको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो चैट बॉक्स में आई थिंक काफी पार्टिसिपेंट्स आपको थैंक यू। मैं यही कहने वाली थी कि शिवानी मैम, आई डोंट नो आप चैट बॉक्स देख रहे हो कि नहीं, सब लड़कियां बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हैं और उनको इतना अच्छा लगा है आपकी स्टोरी सुन के। मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्यों कहा कि मैंने पहले नहीं किया, आपको बहुत पहले करना चाहिए था ये, और अगर आज आपने शुरू कर दिया तो प्लीज डोंट स्टॉप। आप बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है, एंड रियली इट फेल्ट कि आप एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, एक प्रोफेशनल स्पीकर है।
थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आई एम श्योर अभी सब बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो दीदी हम लोग वो लाइन में खो गए। दिस इज सो ग्रेट। सो अब मैं एक्चुअली मेरा भी नेटवर्क इशू था, बट मैं कितना सुनी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म नाउ आई वुड लाइक टू कीप इट ओपन फॉर सौरभ एंड शिवानी। तो आप लोगों ने सौरभ जी के यू नो व्हेन ही वाज टेलिंग यू अबाउट CACS आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है, एंड शिवानी जी हैज शेयर्ड हर स्टोरी एंड इट हैज बीन वेरी इंस्पायरिंग। तो आपको इन दोनों से जो भी सवाल पूछने हैं, द प्लेटफॉर्म इज ओपन। आप खुद को अनम्यूट करके इनको सवाल पूछ सकते हो एंड दे विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। साक्षी ने अपना हैंड रेज किया है। साक्षी प्लीज गो अहेड, अनम्यूट। दीदी मुझे ये सवाल है कि अगर हमें RBI में ट्राई करना है तो हमें मतलब कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? आरबीआई ऑफिसर लेवल 2 ऐसे करके कुछ एग्जाम का नाम है। अभी इसके मार्च तक फॉर्म निकले हुए थे, शायद कोरोना में डेट एक्सटेंड हुई है, तो आप आरबीआई की साइट पे देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जो आपके आसपास जनरली जो बुक सेलर्स होते हैं वहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म्स आते रहते हैं, तो यू कैन कीप अ टैब। और इंटरनेट पे तो डेफिनेटली बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, तो आरबीआई ऑफिसर करके आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। Thank you. I think Sami, if we can also try to find out this information on our end, Vasundhara and Sami, just make a note of it, तो हम लोग भी फिर शेयर कर सकते हैं। Yes, आई एम टेकिंग अ नोट ऑफ इट। साक्षी, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने में सपोर्ट करेंगे। यस दीदी। सर वो एग्जाम का नाम ही कॉम्पिटिटिव है? एग्जाम का नाम मेरे को भी ऐसे देखना होगा, ऐसे एकदम से याद नहीं है मेरे को। ओके सर, हम उनको हेल्प करेंगे टू रिसर्च एंड फाइंड इट। साक्षी, we'll get back to you. Thank you for your question. थैंक यू। Yes, और कोई सवाल पूछना चाहता है? Any questions for शिवानी और सौरभ? हेलो दी। सबके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज उसको फुल्ली यूज करें। सुदीक्षा, आपका क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सुदीक्षा। मेरी आवाज आ रही है सुदीक्षा, बोलो। मैं ये बोल रही थी मैम ने कि अभी जैसे मैम ने अपनी स्टोरी बताई, सीए उन्होंने किया है और आफ्टर दैट उनकी जर्नी बताई और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। रियली मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई मैं उनसे। बट मैं एक मुझे बात कहनी थी, जैसे कि हम लोग कोई भी फील्ड में, जैसे मैम जी सीए थी, उन्होंने सीए कि हम कोई भी फील्ड है तो कैसा होता है कि हम उस सिचुएशन के लिए ना, कि आपने जैसे बोला कंसिस्टेंसी और लाइक कि नहीं आपको फोकस करना पड़ेगा उस चीज़ में, तभी आप उसको अचीव कर सकते हो। मैम लाइक मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैंने भी कुछ डिसाइड ही किया है मेरे लाइफ में। मैं पहले सोचती थी कि मुझे सीए करना है, बट इस सिचुएशन में मैंने सीए को छोड़ा, लेकिन मुझे ऐसा मैंने दूसरा फील्ड चुना और सीरियसली मुझे अच्छा लगा। बट ये होता है ना कि अंदर से ना कभी हम टूट जाते हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि हम टूट जाते हैं और फिर बहुत अजीब लगता है और सोचते कि हम सब छोड़ दें। और आखिर में जैसे कि आप देख रहे हो हमारी जो लाइफ है ना, ऑफ कोर्स आप जैसे बोल रहे हो कि नहीं मतलब शादी कर दें और ये, तो मुझे ना उस चीज़ से दूर रहने के बाद मुझे उस चीज़ से दूर रहना, ये चीज़ सोचकर मैंने मेरे पापा को कमिटमेंट किया है कि मैं जो भी करूँगी मेरे लाइफ में उसको मैं अचीव करना चाह रही हूँ। मतलब मैंने जो फील्ड चॉइस किया आई थिंक सो दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। और जो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने स्टार्ट किया सीरियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो मैं सिर्फ आपको ये मैं कितना ज़्यादा मैं आपको बता रही थी कि कितना मोटिवेट हुई हूँ ना, कि मैं मेरा जो गोल था ना उसको मैंने और अच्छे तरीके से निचोड़ के रखा है अभी आपकी बातों को सुनने के बाद। सीरियसली That is excellent सुदीक्षा, हमें इतनी खुशी हो रही है सुन के। शिवानी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई एम श्योर आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी सुन के कि वो आपसे इतनी मोटिवेटेड है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो गोल सेट किया हुआ है आप उसमें लगे हुए हैं। बस आप अपने गोल को जो आपने सेट किया हुआ है आप उसमें लगे रहिए, आप उसको छोड़िए मत। जब भी आप कुछ अचीव करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे, बस आप पेरेंट्स को अपने साथ लेके चलिए कि जो आपने डिसाइड किया है वो आप करके रहेंगे। यस मैम,
या श्योर। थैंक यू सुदीक्षा ये शेयर करने के लिए, बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग था। आई एम श्योर शिवानी मैम को भी सुन के बहुत अच्छा लगा। कोई और कुछ कहना चाहता है? आई थिंक चैट में एक बार बीच में मोनिका का क्वेश्चन था कुछ। मोनिका आप शेयर करना चाहोगे अपना क्वेश्चन? कुछ फाउंडेशन रिलेटेड था पर वो हमें क्लियर नहीं था। मोनिका के साथ वैष्णवी का कोई सवाल था। आई थिंक मोनिका अभी यहाँ पे नहीं है। वैष्णवी आप कुछ पूछना चाहते हो? मैम मैं सुनाई दे रही हूँ आपको? यस वैष्णवी मैम मुझे पूछना था कि सर ने बोला कि फाउंडेशन क्लियर करने के बाद अगर हम लोग स्टॉप भी कर देते सीए तो वो कौन से क्या बोल के हम लोग वर्क कर सकते हैं वहाँ पे? नहीं, फाउंडेशन स्टॉप करके नहीं, फाउंडेशन के बाद जब आप एंट्रेंस सीए इंटर के लिए एग्जाम फिल करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, तो अब दो ऑप्शन है वहाँ पे कि आप सीए इंटर कर सकते हैं, जो फिर आप सीए फाइनल करेंगे तो सीए बन जाएंगे। दूसरा है अकाउंटिंग टेक्नीशियन। तो अकाउंटिंग टेक्नीशियन के अंदर थोड़ा ट्रेनिंग पार्ट जो है डिफरेंट है। और जो सीए इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अगर ग्रुप 1 भी क्लियर कर लेते हैं आप, जिसका कंपैरेटिवली डिफिकल्टी लेवल अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं। तो आपको अकाउंटिंग टेक्नीशियन के लिए सीए इंटर का ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद अकाउंटिंग टेक्नीशियन के लिए ट्रेनिंग करके अप्लाई कर सकते हैं सीए इंस्टीट्यूट को, और वो डिग्री आपको मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, ma'am. Sorry. No, I was going to point out the message by Sakshi. If you can just read out. Yes. So साक्षी पूछ रही है कि सर मुझे स्पोर्ट्स पसंद है तो मुझे डिप्लोमा में क्या करना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं? आपके पास बेस्ट गाइड हैं विवेक जी, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे आप। Vivek, you'd like to unmute and say hi. I know you are here. Thank you so much, Saurabh. Thank you so much. Yeah, it was such a powerful session. And of course, your wife has, stolen the show completely from you. So sorry for that. So kudos to Shivani as well. Thank you. Yeah. So what was the question? Can you repeat the question, Fala? Yeah. So the question is कि सर मुझे स्पोर्ट्स पसंद है तो मुझे डिप्लोमा में क्या करना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं? देखो स्पोर्ट्स में डिप्लोमा डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स में आप एज ए एथलीट आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एज अ कोच आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप स्पोर्ट्स को जो इवेंट मैनेजमेंट जो सौरभ ने भी बताया शुरू में, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट की साइड जाना चाहते हैं तो उस तरफ का डिप्लोमा या डिग्रीज आजकल काफ़ी प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी काफ़ी आ गए हैं। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर हाउ डू यू वांट टू बी एसोसिएटेड इन स्पोर्ट्स, आप उस तरह की जो प्रोग्राम्स है उनको परस्यू कर सकते हैं। Yeah, thank you, Vivek. And I think this needs a little bit more interaction because Sakshi, हम आपसे जानना चाहेंगे कि she wants to continue as a coach, as a teacher. So we can definitely help you identify courses, diploma courses that you can do. So Vasundhara, if you can just make a note of it. Yes, Palak, I did. Thank you. भी दिल्ली गवर्नमेंट का नया कोर्सेज है स्पोर्ट्स फिटनेस एंड योगा एप्लीकेशन का, और स्पोर्ट्स डिजिटलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, 2 डिप्लोमा इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, तो आप ट्राई करेंगे तो उसमें हो जाएगा। 2012 या 13 में शायद इंट्रोड्यूस करे गए थे कोर्सेज। दिल्ली में एक और इंस्टीट्यूट है तो इंदिरा गांधी फिजिकल इंस्टीट्यूट है, आई थिंक जनकपुरी साइड, वहाँ पर भी काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं फॉर टू बिकम अ टीचर इन फ्यूचर, आई मीन अ कोच इन फ्यूचर। Yeah, definitely. Thank you, Vivek. Thank you, Saurabh. वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर कहते हैं इसको, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्किल सेंटर्स हैं ये। तो इनका विवेक विहार में, पूसा में, द्वारका में, पुष्प विहार, झंडेवाला, वजीरपुर, रजौकरी, इन सब जगह पे कॉलेजेस हैं, ब्रांचेस हैं जहाँ पे सारे कोर्सेज होते हैं। Yeah, I think Sakshi is from Mumbai, तो उनको उस हिसाब से is that correct Sakshi? आप मुंबई से हो, right? Yes, दी। हाँ, so आपको अलग से we'll help you find out courses for Maharashtra. Yeah.
ओके ओके दी। और किसी के कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो? We have 10 more minutes and यस दीदी। यस दीदी। okay, Sanjana, go ahead. और संजना के बाद साक्षी, you can ask the question. ओके दी। मुझे एलएलबी करना है फ्यूचर में, तो मुझे कौन मतलब किस फील्ड से करना चाहिए? जैसे कि क्रिमिनल लॉ होता है, बहुत सारे होते हैं ना इसमें, डिवोर्स लॉयर, प्रॉपर्टी लॉयर, तो मुझे किस फील्ड में करना चाहिए? शुरू में आप एलएलबी की पहले तो एग्जाम क्लियर करें, एंट्रेंस की तैयारी करें, और जब आप थोड़ा सा लॉ समझने लगेंगे तब आप बेटर सिचुएशन में होंगे कि मेरे को किस फील्ड में जाना है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर होता है, वो सारी चीज़ फील्ड के लिए अवेलेबल होता है। फिर जब आप एमडी करते हैं तो आप ऑर्थोपेडिक बन जाते हैं या कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। ये सब चीज़ें बात की बातें हैं। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि मेरे को पहले लॉ का एंट्रेंस क्लियर करना है और अच्छे से अच्छे कॉलेज से लॉ करनी है। तो जब आप थोड़ा सा लॉ को समझने लगेंगे तो अपना इंटरेस्ट देखने लगेंगे, तब आप ये कॉल ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। Thank you Sanjana. Sakshi, go ahead, ask your question. सर मेरा ड्रीम जॉब आरबीआई में काम करना है। सो मैंने अभी 12th के बाद बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स चूज किया है, और मैंने ये भी सुना है कि इंडियन बैंकर एसोसिएशन करके एक कोर्स है जो 6 महीने का होता है। तो वो मुझे हेल्प करेगा आरबीआई में जॉब पाने के लिए? आरबीआई के जितने एग्जाम्स हैं मेनली तो सब एंट्रेंस के बेसिस पे डिपेंडेंसी है सब चीज़ों की, बट जो बैंक वाले एग्जाम होते हैं 6 महीने वाली जो ट्रेनिंग होती है, तो ये ट्रेनिंग और वो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं दोज आर वेरी फैमिलियर। तो आपका जो रास्ता आपने चुना है वो बिल्कुल सही है। तो आप अपने पेपर के ऊपर नज़र रखिए कि इसके एग्जाम्स कब हो रहे हैं। अभी डेफरमेंट वगैरह भी काफ़ी हुआ है, तो जस्ट कीप एन आई कि कब एग्जाम हो रहा है और उसके लिए पूरी मेहनत करके उसकी तैयारी करें। ओके सर, थैंक यू। Thank you Sakshi. Yes, और किसी को कोई सवाल है जो पूछना चाहता है? I definitely have a lot of questions for Shivani, but मैं पहले participants को मौका दूंगी कि वो सवाल पूछ सके। Yeah, we have Gulshan, Kavita, Khushbu, Urmila, Neha. Any questions? हेलो हेलो दीदी। Yes, Khushbu. दीदी ना मुझे ना इंश्योरेंस के ऊपर पूछना था। आईडीआर का एग्जाम होता है ना, आईआरडीआर का, उसके बारे में। हाँ, मैंने ना इंश्योरेंस में काम किया है, जैसे प्राइवेट कंपनी में जैसे सेल करते हैं ना 20 साल का इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ये ऐसे कंपनियों में काम किया है। तो मुझे ना एलआईसी एजेंट, जैसे मुझे नॉलेज है, तो मैं सोच रही थी एलआईसी एजेंट बनो। तो मेरे सर ने मुझे बोला था आईआरडीआर का एग्जाम दे तो हो जाएगा, और मतलब हो जाएगा। कोई आप थोड़ा सा उसका मटेरियल मिलता है, वो मटेरियल आप पूरा पढ़ लीजिए। आप 15 दिन भी अच्छे से लगाएंगे तो पूरा पढ़ लेंगे और एग्जाम क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और अपना जो विजन है जो सिर्फ एलआईसी एजेंट तक सीमित ना रख के उसको थोड़ा सा और कंपनीज में आप उस तरह से जा पाए, भारतीय एक्सा का जैसे आपने बात करी वहाँ पे आपकी जॉब लग पाए, उस दिशा में भी आप तैयारी करिए जिससे आप अपने करियर के अंदर नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकें। थैंक यू सर। हेलो। यस उर्मिला। जी मुझे ना ये पूछना था कि मुझे योगा में भी जाना है और मुझे ना ट्रेनर बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसमें भारतीय विद्या भवन का भी एक कोर्स है योगा के लिए, वो आप ट्राई कर सकते हैं। और जो दिल्ली गवर्नमेंट का मैंने बताया है वर्ल्ड क्लास वाला जो सिस्टम है, यहाँ से भी आप योगा के लिए ट्राई कर सकते हैं। और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल होंगे, इनका तो मेरे को मालूम है। तो आप ये डिप्लोमा करिए, जब तक आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होती है तो यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर अचीव एनीथिंग इन दी प्रोफेशन। तो एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन होना बहुत मैंडेटरी है किसी भी कोर्स में आगे निकलने के लिए। यस, वैसे तो मैं ना बीपीएड करूंगी, अभी फाइनल ईयर के बाद में बीपीएड करना है, तो ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से कॉलेज में करना है। ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है।
नहीं, थैंक यू उर्मिला आपकी क्वेश्चन के लिए। एक्चुअली हमारी एक और पार्टिसिपेंट है, अलमनाई रह चुकी हैं, जिन्होंने योगा में सर्टिफिकेट कोर्स किया है एंड नाउ शी इज अ प्रोफेशनल ट्रेनर। तो हम आपकी बात उनसे करवाएंगे और बीपीएड में कॉलेज सिलेक्शन के लिए ऑल्सो वी विल हेल्प यू आउट। तो आपके साथ वसुंधरा दीदी या तो समी भैया आगे बात करेंगे इसके ऊपर। ओके दी। और दी जो मतलब कि एक कोर्स होता है जो 1 ईयर का होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है एक, तो वो कहाँ पर होता है? यस, तो वो भी हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उर्मिला। सो आप वसुंधरा या तो समी दीदी से बात कीजिएगा, दे विल हेल्प यू डू द रिसर्च ऑन द कोर्स एंड दे विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि आप कौन सी कॉलेज से कौन सा कोर्स कर सकते हो। या डिप्लोमा जो मैंने आपको बताया वो ये डिप्लोमा ही है, जो कोर्सेज जो मैंने आपको बताया ना दिल्ली गवर्नमेंट के और इग्नू के, ये आप कर सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा आपको। भारतीय विद्या भवन में आप पता करिए, वहाँ पे भी योगा का बहुत अच्छा कराते हैं। ओके सर। सर अगर जो रेफरी में जाते हैं तो सर उसमें कहाँ पर जाना पड़ेगा रेफरी के लिए? नहीं, ऐसे रेफरी के लिए अलग से नहीं होता, इन्हीं से आप चीजें आगे निकल जाती हैं, लाइन है तो आगे धीरे धीरे। या ओके सर। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, थैंक यू सौरभ। और कोई है जो सवाल पूछना चाहता है? वी हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट बिफोर वी क्लोज द सेशन। हेलो फलक दी। यस फलक, सॉरी। हाँ दी, मैं बोल रही थी विवेक सर ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किया है ना? यस। हाँ जी। हाँ, तो विवेक सर से क्वेश्चन था कि विवेक सर आप मतलब क्या फर्स्ट क्या किए थे 12th के बाद? आपने 12th के बाद क्या किया था? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यस दी। सर ने पहले भी स्पोर्ट मैनेजमेंट का जो हमारा सेशन हुआ था उसमें बताया था, बट मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ। तो क्या हम ये वाला सेशन जो है एक बार वापस कर सकते हैं क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर? बिल्कुल साक्षी, we can definitely organize another session on sports management and we'll request Vivek to come and share his journey again for sure. Vivek, would you like to just give a short answer to her question? नहीं, मैं बस एक्चुअली वो पहले वाले का भी आंसर इसमें ऐड कर रहा था, जैसे वो किसी ने रेफरी के बारे में पूछा था। तो कोचेज और एम्पायरिंग के लिए जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस होती है अलग अलग स्पोर्ट की, वो अपने स्पोर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ब्रॉड बेस करने के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स निकालते हैं अपने लेवल पे, जिसके क्राइटेरिया होते हैं कि आपने एक उस स्पोर्ट को थोड़ा खेला हो स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और उसके बाद आप कोचिंग की तरफ या एम्पायरिंग की तरफ अगर आपका झुकाव है तो आप उस तरह के एग्जाम्स भी जो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट जो फेडरेशन होती है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट की वो कंडक्ट करते हैं। तो आप उन कोर्सेज को भी कर सकते हैं to become the coaches or the referees in future. ओके सर, थैंक यू। बाकी मेरी जर्नी जो स्कूल के बाद वाली है वो बिल्कुल आप जैसी ही है, आप सब जैसी। कुछ मालूम नहीं होता कि 12th के अंदर क्या करते, क्या करना है, उसके बाद क्या करना था। सौरभ को शायद पता था वो आगे क्या करना चाहते हैं, मुझे मालूम था कि मुझे स्पोर्ट्स में ही कुछ आगे करना है, बट उस टाइम रिसोर्सेज की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होता है हम लोगों के पास। आप लोग ज़्यादा एम्पावर्ड हैं हम सब से और बेटर पोजीशन में है कि आप क्या करना चाहते हैं और किस तरह की जो फ्यूचर आप बनाना चाहते हैं उसकी जितनी ज़्यादा नॉलेज आप स्टार्टिंग में गेन करेंगे आपको इजी रहेगा उस पर्टिकुलर पाथ को चूज करना। और मैं फिर से बोलूँगा जो सौरभ ने बोला है कि आप डायरेक्ट उस लेवल तक नहीं जाते हैं, आपको अपना बेस बनाना पड़ता है और फिर इंटरेस्ट करते हुए आपको उसके अंदर आगे बढ़ते चले जाना है। Thank you, Vivek. Yes. All right, we can take one last question. कोई सवाल और पूछना चाहता है? Yes दी, गुलशन। Yes. मुझे मेरा सवाल सौरभ सर से है कि मैंने 12th 2015 में क्लियर की थी, लेकिन मेरे परसेंट जो आई थी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी और मुझे सीए करना था, करूँगी भी आगे। तो मैंने अभी 12th के एग्जाम दोबारा से दिए हैं, कोविड की वजह से वो भी नहीं हो पाए, तो अभी टाइम है इसमें भी। दोबारा दिए आपने? मतलब एक बार दे चुके हैं, दोबारा क्यों दिए हैं? सर मुझे कम आई थी परसेंटेज मेरी। अच्छा जी, काफी तो कम थी क्या? मतलब
क्या होता है कि 50-60% अगर आपके आ गए हैं, 60 आए हैं? नहीं 55 थे जी। तो अगर बहुत क्लियर कम होना थी, मैं चाहते हैं तो कोई सेटिस्फाई। बात नहीं। हाँ, जी थोड़ा जी सा आगे भी ना कई जगहों पे 60% मांगा होता है तो जी दिक्कत जी रहती है। तो जी आप अपनी कोशिश करके उसको फटाफट 60% निकाल के आगे करिए। और साथ के साथ अगर आपकी तैयारी हो गई है 12th की और जी। आपको सीए ही करना है, देखिए बहुत बहुत मुश्किल सर आप मुझे स्टेप बाय रहे। स्टेप बता दीजिए कि मुझे करना क्या हाँ है तो 12th के बाद। 12th आपके जैसे 60% आ जाते हैं तो आपको पहले ही सीए फाउंडेशन का एग्जाम भी भर देना। जैसे आपके एग्जाम अगर मार्च में हो रहे हैं 12th के, जी। तो उससे साथ साथ आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम भी भर देना है। तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम आप भर देंगे तो आपको 6-8 इसके महीने बाद फॉर्म उसका कब एग्जाम। निकलते हैं सर? इसके फॉर्म हमेशा निकले रहते हैं, आप कभी भी भर सकते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन जब ओके ओके। आपका फॉर्म भरने के बाद आपकी 12th क्लियर हो जानी चाहिए, जी जी तभी आप पेपर में बैठ पाएंगे। तो आपको टाइमिंग उस हिसाब से प्लान करके भरना है फॉर्म। ओके। जनरली वैसे 31 मार्च से पहले पहले सभी बच्चे भरते हैं 12th के। तो आप फॉर्म भर देंगे तो नवंबर में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो आपको क्लियर करना है। फिर जी उसके बाद नवंबर में अगर वो एग्जाम क्लियर हो जाता है तो अगले नवंबर में आपको इंटर का अटेम्प्ट मिल जाएगा। फिर ओके। आपको सीए की ट्रेनिंग करनी है अगर वो इंटर क्लियर होता है तो ये सब लंबा पाथ है। बट जिस हिसाब से आप अभी बता जी रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उसके अंदर, कमिटमेंट है आपका, बहुत अच्छी बात है। बट यस बी सर। रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ एफर्ट एंड कमिटमेंट जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं। यस सर। थैंक यू। ताजीन बोल रही है कि सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो, एंड आई टोटली अग्री। आपका समझाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से समझ आता है। यस यस मैम, यस मैम। थैंक यू। मुझे बहुत समझ में आया। ग्रेट। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ऑल राइट, सो बिफोर वी क्लोज, एक्चुअली मेरा एक सवाल था शिवानी जी के लिए, सो आई विल डेफिनेटली आस्क। सो शिवानी, यू नो, बिकॉज हम लोग कमिटमेंट की बात कर रहे हैं एंड बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे आपने भी शेयर किया अपनी स्टोरी को लेके, दैट आपके पास नॉलेज का थोड़ा प्रॉब्लम था, देन शादी का प्रेशर, एंड देन शादी के बाद बैलेंस। तो वो जो कमिटमेंट आता है, लाइक हाउ डू यू कंटिन्यूअसली मोटिवेट योरसेल्फ? वो उतना सेल्फ डेडिकेशन, कमिटमेंट कहाँ से आता है आपके अंदर? दैट्स माय क्वेश्चन। सच मतलब मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मुझे कमिटमेंट कहाँ से आ रहा है, बट स्टार्टिंग से यही था कि मुझे कुछ बनना है। हमारी फैमिली में मैं ही फर्स्ट सीए थी और प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल भी मैंने ही फर्स्ट क्लियर किया था। तो उसके बाद इंजीनियर भी बने, मेरे ब्रदर इंजीनियर बना और डॉक्टर भी बने, लेकिन आई वाज द फर्स्ट। तो मेरी जो मम्मा थी वो भी बीकॉम पास हैं, तो उनको भी था कि पढ़ना है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं कि तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि जो घर वालों के जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे घर में, तो उन्होंने यही कहा कि भाई गर्ल हो तो घर पे ज्यादा ध्यान देना है, बाहर इतना नहीं आपको एक्सपोजर मिलेगा। 20-25 साल पहले की जो बात है, आज तो खैर बहुत चेंज हो गया है आज के टाइम में, लेकिन मुझे बस यही था कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, चाहे कुछ भी बनूं मैं। बस यही था माइंड में। और हम तीनों चारों ब्रदर सिस्टर हैं, तो हमने कुछ ना कुछ किया ही है। एक ब्रदर ने इंजीनियरिंग किया है, एक सिस्टर ने एक्चुअल साइंस किया है। तो उन सब के लिए भी मैं इंस्पिरेशन थी कि मुझे कुछ करना है, तो अगर मैं कुछ करूंगी तो आगे सब भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। That's very helpful. थैंक यू शिवानी। तो मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है सौरभ जी के लिए। Saurabh, how do you feel that, you know, Shivani has come so far and she's at this level, and आप लोग साथ में कंपनी चलाते हो, and you know, आपको किस तरीके का सपोर्ट शिवानी जी को देना पड़ा या आपने दिया है? If you can just share a little bit about that. Sorry, please come again. I wasn't able to listen. मैं बोल रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है that, you know, शिवानी is a CA, आपके साथ काम करती है, you know, she is a role model, and आपने किस तरीके का सपोर्ट उनको दिया है? If you can just share a little bit about that. नहीं, सीए के अंदर जैसे मैंने भी पहले मैं जॉब में था, फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस में शिफ्ट किया, तो किसी ज्योतिषी के पास में दिखाने गया, बोले कि मैंने कहा मैं जॉब से प्रैक्टिस में आ रहा हूँ तो क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं, बस एक पार्टनर ले लो आप। मैं पार्टनर तो मेरे घर में ही है।
तो जब हमारे जैसे शादी की बात भी चल रही थी, इट वाज अरेंज मैरिज, तो शायद दोनों का इंक्लिनेशन यही था कि जो पार्टनर है वो सीए ही हो, तो आई थिंक दैट वाज अ थिंग। और उसके बाद हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे एक ही ऑफिस के अंदर, तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट और बॉन्डिंग रहता है। और हमारे ऑफिस के अंदर भी जैसे आपने शुरू में बताया कि वी मोटिवेट की गर्ल्स हमारे ऑफिस में ज्वाइन करें, और शिवानी का हमेशा ये रहता है कि गर्ल्स आर मोर कमिटेड इन कंपैरिजन टू द बॉयज। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि अच्छा कर पा रहे हैं। Thank you so much once again, Saurabh and Shivani, for giving us your time and sharing your journeys with all the participants. And thank you, Vivek, for connecting us with Saurabh. I think this was a very successful session, and I hope कि मुझे 100% पता है participants को बहुत knowledge मिली and they're very inspired by you. So yeah, Jaya, do you want to say anything before we close? Yeah, I think probably we have to ask for another request for another session, because I think बहुत अच्छा गया सेशन। सौरभ का एकदम टेक्निकल वाला और एकदम टू द पॉइंट आंसर्स और सॉल्यूशंस एकदम, और शिवानी का पूरा इंस्पिरेशनल स्टोरी। I think we will request for another round for another set of girls. I think they will really benefit, because सौरभ ने सारा gamut of career options और cover किया. I think that will benefit larger gamut of our. Yeah. So, sorry, but also we will disturb you again. Anytime. It is our pleasure, or we both are always available for NAS Foundation. Thank you so much. Yes. Thank you, everyone. Thank you. Yeah, Vasundhara, you were saying something? No, I was just thanking them. Thank you so much. आपके time के लिए, patience के लिए, support के लिए. You have been incredibly supportive. So thank you so much. And I'm sure ये बहुत motivating था हमारे participants की. I can feel it. I'm sure everybody can feel it in the session कि वो कितने inspired हैं. Now completely, I'm sure वो goal की तरफ सोचना शुरू कर दिया उन्होंने. So हम actually आपने हमारी effort थोड़ी कम कर दी, क्योंकि आपने उनको इतना fill कर दिया inspiration से. So thank you so much, Shivani ma'am. Thank you so much. Thank you. It was absolutely amazing connecting. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Vivek, do you want to say anything before we close? No, I mean, I must thank Saurabh and Shivani as well. Thanks. This was really useful and very powerful session done by both of you. Thanks. Thank you. Okay, thank you, everyone. Our pleasure. Thank you. I hope everyone has a great weekend. And हम आपको अगले हफ्ते मिलेंगे participants, and we'll see you soon, very soon, Saurabh and Shivani. Thank you. Thank you, Didi. Bye. Take care. Thank you. Thank you, Shivani ma'am, for the motivation poem. Take care. Thank you so much. Okay. Bye. Bye.